नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए जो अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे थे, सेट 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 1 को सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम लोग क्या करेंगे, सेट 2 को सॉल्व करेंगे। हाँ, इसके पहले जो पेपर कोड था 822 AV करके था। और यहाँ पर जो है सेट 2 की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ दिया है 822 AW करके दे रखा है, जो पेपर कोड है दोस्तों, ठीक ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस बुक से है? राजीव प्रकाशन से। बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कॉन्सेप्टुअल किस तरह से हमको क्वेश्चन को फेस करना है, अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव को किस तरह से सॉल्व करना है और सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है, एक नंबर का जो प्रश्न है उसको कितना लिख कर आना है, कितने में काम चल जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बातों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जहाँ पर जो प्रश्न रहेगा उसी तरह से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहला काम ये बनेगा। और दूसरा काम, एक चीज़ आप फिर कर लीजिएगा। देखिए, ये जो अनसॉल्व सॉल्व कराने का पर्पज़ है, हमने कहा कि इससे जो है एग्जाम में बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, किसको मतलब कि छोड़ना है। क्योंकि 30% कटा हुआ है, चलिए ठीक है। और मतलब कि यहाँ से अगर देखा जाए, पिछला वाला जो हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व किए हैं, जो बता रहे थे 822 AV करके कोड है, उसमें जो था हमने कहा कि देखिएगा तो कम से कम 2 प्रश्न जो है आपकी ऊंचाई दूरी से मिल गए हैं। और यहाँ पर देखा है सांख्यिकी का भी वेटेज बहुत अच्छा खासा है, मतलब वहाँ से कम 8 से 10 नंबर पूछा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इससे एक आइडिया लग रहा है ना कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछेंगे। और कभी कभी तो सीधा प्रश्न इसी से आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करें, इसको समझेंगे। आपका एक काम बनेगा, इसमें से मान लेते ऊंचाई दूरी का मैं कॉन्सेप्ट समझाया यहाँ पर। 2 क्वेश्चन कल की बात है, तो कल मैं 2 क्वेश्चन करा था जो कि 6 नंबर का था ऊंचाई दूरी का। अगर उस टाइप का क्वेश्चन, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग बुक तुरंत खोलिए। और मैं टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ मैं बोल देता हूँ। उसको तुरंत बुक खोलिए और उसको क्या है, उसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन लगा जाइए, सीधा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से पढ़ाई करेगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देखें। भाई पता है ना, जो बच्चा जो है साल भर पढ़ता है उसकी अपेक्षा अगर आप लोग एक बारी वीडियो देख रहे हैं, एक बारी इसको लगा रहे हैं, वो भी लेट कर मोबाइल देख रहे हैं, तो इस तरह से बनने वाला है नहीं। आप लोग क्या करेंगे, हमने बार बार के रखा कि कॉपी लेकर पेन लेकर बैठिए, तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा। मैथ है तो मैथ को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई अगर कभी भी कोचिंग ना किया और कभी भी अगर स्कूल लगे, उससे भी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो भी एग्जाम को बढ़िया से, मतलब अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकता है दोस्तों। इतना तो विश्वास कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले एक सेट सॉल्व कराए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितने सिंपल वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेट कितना है, 2। एक सेट पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए यहाँ पर देखिए आते क्वेश्चन क्या बनता है। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि एक सेट सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तब क्या करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाकर देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन पहली काम, मतलब जो पहला काम बना आपका ही बनेगा कि आप सॉल्व करेंगे तब जाकर वीडियो देखेंगे, क्योंकि एक सेट में पूरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो नया मिले उसको हाईलाइट करिए, जहाँ पर फार्मूला लिखा है उसको हाईलाइट करें, अगर पहली बारी पढ़ रहे हैं तो। चलिए देख जाते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। जो पहला है, अच्छा सभी खंड कीजिए, बहुविकल्पी है। तो यहाँ पर जो पहला है, अगर मैं पहले की बात कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहला क्या है, सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। चलिए ये हो गया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुविकल्पी है, तो पहले क्वेश्चन को ही लिखते हैं। देखिए हमने कहा था ना, स्टार्टिंग में पूरा समझा दिया हूँ। जो पहला वीडियो बना था सेट फर्स्ट का, वहाँ पर पूरी बातें हो गई थी। बहुविकल्पी क्या है, अतिलघु उत्तरी क्या है, किसको क्या करना। यहाँ पर सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो जो पहला क्वेश्चन इसका का नंबर क्या है, कहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो सबसे अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर अगर देखा जाए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर यहाँ टाइम लग रहा है तो आप लोग समझिएगा कि इससे रिलेटेड अगर आगे क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग जरूर कर पाएंगे, ठीक ना। पढ़ाने का यही पर्पज है, क्योंकि इसको अगर लगा लिए अभी तुरंत के लिए और बात के लिए अगर आपको काम नहीं दे रहा तो कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने से। तो यहाँ पर देखिएगा, एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़कर समझते हैं। चलो सबसे पहला काम जो रहेगा यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड को ही समझना रहेगा। करने के लिए आंसर तुरंत आ जाएगा, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट से कम भी समय लगेगा, लेकिन समझते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा आगे आप लोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य किसे कहते हैं, बहुत जगह काम लगने वाला, इसी मतलब कि इसी सेट में। अभाज्य किसे कहेंगे, ऐसी संख्या, मैंने बताया था ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य।
और भाज्य क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे। मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मतलब अभाज्य मतलब जिस संख्या से काटोगे जो 156 है, इसको जिस संख्या से गुणनखंड करो, मतलब जिस संख्या से कट करोगे वो क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य का मतलब क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2। बात क्लियर है। 2 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, लेकिन 4 से नहीं काट सकते हो, क्योंकि 4 जो है भाज्य है। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से। हमने कहा अगर केवल 2 संख्याओं से कट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य। लेकिन ये 3 संख्या मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य। ये बात को समझना, आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो बनाना, क्योंकि वास्तविक संख्या से है और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये पहला नंबर तो यहाँ आपका मिल रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं इसको। देखो 156 है, इसका फैक्टर करेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी कि इसका फैक्टर जो करना है कैसी संख्याओं से करना है, अभाज्य। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर 2 से नहीं कटेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, आगे का अभाज्य संख्याओं को क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले 2, और 2 से विभाज्यता का नियम क्या, लास्ट में 6 है ना, लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो क्या होगा, 2 से कटेगा। तो देखिए एक अंक छोटा है, दोनों अंक लो, 2 सत्ते 14, 15 था, 1 इसमें गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, ये हो गया। अब 1 इसमें 6 कटा, 1 गया, 18, 2 9 18। 2 से नहीं कटे क्योंकि लास्ट में कितना है, 9। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 0 2 4 6 8, कहाँ रहे, अंत में रहे। अब 9 हो गया। अब 3 से देखेंगे, 3 अभाज्य संख्या है तो 3 से देख लेते हैं। 3 का डिवाइड का रूल क्या पढ़ाया गया है कि अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में हो। तो 9 3 12, 12 जो है 3 के पहाड़े में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9। 13 ऋण संख्या है, इतना पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 13 एकन्नम 13। बस इसी को लिख लेना है। जो ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिएगा कितना है, 156 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13 है। अच्छा 2 कितनी बेरी है, हो गया फैक्टर, लेकिन इसको और थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, ठीक ना। मतलब कि एक कह सकते हो कि एक क्रमबद्धता लाते हैं यहाँ पर। 2 जो है, 2 कितनी बेरी है, 2 बेरी है, मतलब 2 की पावर 2, मतलब 2 की घात 2 गया, गुणा में 3 अकेले है तो लिख जाओ, 13 अकेले है तो लिख जाओ। अब इससे ज़्यादा इसको क्रमबद्धता नहीं कर सकते हो। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में मिलाओ कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसका, ये जो बनेगा 2 की घाते 2 3 13, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखो मैं पूरा ऑप्शन नहीं लिखूंगा, टाइम जाएगा, क्योंकि समझाने में जो टाइम जा रहा है जान दो, लेकिन फर्जी टाइम अगर जा रहा है तो इसको आप लोग बचाइएगा, ठीक है। आपके पास अनसॉल्व है, मैं ऐसा मान रहा हूँ दोस्तों, आप लोग उसको लेकर बैठे हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जाने वाला है, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा, त्रिकोणमिति से है, तब 8 से अगर मैं बात करूंगा, जो 8 लेसन है वहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिएगा इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर, हमने कहा था मान याद ही नहीं करो, हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करो हम कहीं मान मत याद करो, सिर्फ अगर 2 लाइन याद हो तो वो याद कर लो, ना याद हो तो मैं निकालना भी बताऊँ किस तरह से निकालते हैं मान। तो याद कुछ नहीं करवाया जा रहा है दोस्तों, सिर्फ समझाया जा रहा है। अगर आपको समझ में बातें आ रही हैं तो आगे कर पाओगे, अगर रट्टा मारोगे तो आगे काम नहीं देने वाला है। चलिए इसका ख वाला प्रश्न देख जाते हैं। ख कहा है कि ख जो होने वाला है, सेक दिया है, सेक थीटा बराबर 2, कॉमा किया है तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा। इसके साथ मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। ऑप्शन जो है, पहला है 30 अंश, और दूसरा की अगर मैं बात करूँ, दूसरा 45 है, फिर कितना है 60 है, फिर कितना है चौथा 90 है, कितना है 90। इसका कहने का मतलब क्या, कि हमने कहा कि ना लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आए तो आंसर नहीं कर पाओगे, तो सबसे ज़्यादा आपको हिंदी पढ़ना है। मैथ की मैं बात करूँ, मैथ में सबसे ज़्यादा आपको हिंदी पढ़ना है, क्योंकि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है देखिएगा कितना, मतलब कि देखा जाए कठिन शब्द है, अगर उसको आप लोग उसको अगर तोड़ना सीख गए तो आंसर तो अपने आप आ जाए, क्योंकि मैथ सबसे सरल है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज दे रहती है उसको आप समझो। यहाँ पर दे रखा कि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा पर सेक थीटा पर, यहाँ पर सेक थीटा पर कितना रखे, 30 रखे, 45 रखे, 60 रखे कि 90 रखे, कितना आ जाए, 2 आ जाए। मतलब कि सेक यहाँ पर है, मान लेते हैं तनी देर के लिए हम 30 को रख रहे हैं, क्या सेक 30 अंश का मान 2 होगा? अगर होगा तो यही ऑप्शन पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाए। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब किस पर आ रहा है, 60 पर, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, 60। अगर याद है डायरेक्ट लगा कर निकलना, इसमें टाइम नहीं लॉस करते, ठीक ना। अगर याद है तो डायरेक्ट लगा कर निकलना, इस तरह से बनाएंगे। हम एक वीडियो बनाए हैं जहाँ से त्रिकोणमिति अनुपातों के जो मान है उसको निकालना सिखाएं बहुत आसानी से दोस्तों। जैसे वहाँ पर हमने कहा था ना, पहले क्या बनाओगे, 0 लिखोगे, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3, बहुत आसानी से बनाया गया। वहाँ पर देखिए, क्योंकि अनसॉल्व है तो इतना ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख जाते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पर 60 अंश होगा। चलिए अगला प्रश्न देख जाते हैं दोस्तों। अगला क्या है, ग नंबर। अगर मैं ग की बात करूँ, देख जाते हैं ग का कर रखा। अच्छा हाँ, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस, मतलब कि 12x प्लस m = 0 दे रखा, मतलब 3x² मैं लिख दे रहा हूँ, द्विघात समीकरण है। अभी मैं बता रहा हूँ करना क्या है। यहाँ पर
ए है, मतलब कितना है 3x² फिर कितना है -12x प्लस में m बराबर 0 के मूल बराबर हो। देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से डिफाइन करना ही पड़ेगा, भले ऑब्जेक्टिव है। आपको अगर 1-2 मिनट का काम है तो भूल जाना, भाई डिफाइन इतना कर दो कि आप देखते ही आंसर करोगे, लेकिन इतना तो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मूल बराबर है, क्या मूल बराबर है तो m बराबर मैं क्वेश्चन मार्क बना दे रहा हूँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास है बुक में, यहाँ भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ स्लाइड पर, तो यहाँ देखिएगा, चाहे इसको लिए ही रहते हैं, देखिएगा। अब हमने कहा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, द्विघात समीकरण से बन रहा है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बन रहा है। अब अगर मैं बात करूँगा, अगर इस टाइप के मैं क्वेश्चन पढ़ा दे रहा हूँ कि मूल कब बराबर होते हैं, इतना समझ जाओ, मूल कब बराबर होंगे, जब d की वैल्यू 0 आ जाएगी। और d होता क्या है, विविधकर होता है, क्या होता है, विविधकर। इससे रिलेशन बना कर दोस्तों हर एक सेट में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो यहाँ पर समझिए मूल बराबर का मतलब क्या, d क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 0 आएगी, और d का मतलब इसको यहाँ पर समझ लीजिए, फिर लगाते हैं। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है d क्या होता है, विविधकर होता है। अभी तो यहीं से द्विघात समीकरण से मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करने पर b² - 4ac d की वैल्यू अगर 0 आ जा रही है तो क्या करोगे, मूल बराबर है। एक चीज़ यहाँ से समझना है आपको। और द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये द्विघात समीकरण है, मूल बराबर का है, इसका मतलब डायरेक्ट कर सकते हो, d का मान कितना होगा, 0। मतलब कि b² - 4ac, चाहे इस तरफ d लिखो d बराबर, चाहे उस तरफ लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी भी तो एक तरफ d था, एक तरफ वो था, अभी भी एक तरफ क्या है, b² - 4ac, एक तरफ क्या है, d। लेकिन यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। d क्यों 0 होगा, क्योंकि मूल कहा है बराबर। अगर मूल बराबर कहा तो क्या हो जाए, d की वैल्यू 0। चलो यहाँ पर आते हैं, b चाहिए। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाए, अगर आप लोग क्रमबद्धता बनाए हैं, लगातार वीडियो बने, तो अब एक क्वेश्चन अपने से कर पाओगे। अब जहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा था कि इसका जो स्टैंडर्ड होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है। हमने कहा ए भी लिखने की जरूरत नहीं है, से तुलना करने पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा था इसकी जरूरत नहीं है, जो x² का गुणांक होगा वो क्या होगा, a, और a बराबर कितना है, 3, और जो x का गुणांक होगा वो क्या होगा, b। तो b बराबर कितना दे रखा, -12, और c कितना दिया है, m दिया है, रखो आंसर हो जाएगा b। तो -12 का स्क्वायर -4 है, गुणा में a, अच्छा a कितना है, 3 है, गुणा में c कितना है, c है m, बराबर d की वैल्यू कितना, 0। क्यों, क्योंकि मूल है बराबर। हमने कहा सब कुछ भी ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले है a, जो दूसरा है b, जो लास्ट में है c। a पर कितना रखोगे, 3, b पर कितना रखोगे, -12, c पर कितना रखोगे, m, और d की वैल्यू तो 0 आ ही रही है। चलो 12 के स्क्वायर मतलब कि -12 को 2 बारी लिखना है गुणा के रूप में, तो माइनस माइनस हो जाएगा, +12 पर हमें कितना 144, तो इसके स्थान कितना आ जाएगा, 144। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही माइनस है तो आंसर आएगा माइनस, अगर 2 माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस। चलो माइनस हो गया। चढ़ती है 12 का गुणा अगर m में करोगे तो कितना हो जाएगा, 12m बराबर 0। चलो एक नियम इसके बाद आप लोग खुद ही लगाओगे, हमने कहा वो बताने लगा करना क्या है, यहाँ का तो स्क्वायर कर दो, गुणा कर दो, कर दिए। अब कह रखा है कि नंबर को एक तरफ ले जाओ, अल्फ़ाबेट को एक तरफ, तो -12m अपने स्थान पे है, ई नंबर प्लस में इसको उठाकर उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -144, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये जो 12 है m से गुणा के रूप में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग, और किस में भाग हो जाएगा, 144 में भाग हो जाएगा, किससे, 12 से, 12 बराबर में 144, तो m बराबर कितना आ गया, 12, m बराबर कितना आ गया, 12। अच्छा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये भी देख जाइए, लास्ट वाला, मतलब कि 4th नंबर ऑप्शन, यहाँ से आपका एक नंबर फिक्स हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपका एकदम बढ़िया से क्लियर करवा देंगे। अगर ऐसे टिक्का लगवाना होता तो फिर ठीक है, और लास्ट में देखकर हम भी बोल देते कि ये सही है, अगला वाले का चौथा सही है, तो लेकिन इससे मतलब आपका नहीं निकलेगा। इसमें मतलब कब निकलेगा, जब आपको आएगा मेरे पढ़ाने से, ठीक है ना। अगर वीडियो बन रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, तो समझा रहे हैं तो आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि टाइम, कितना टाइम लग रहा है, देखिए टाइम तो लगेगा ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, अगर एग्ज़ाम में काम चाहिए इसका, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो हम इसको 10 मिनट में बना दें, पूरा ऑब्जेक्टिव और जो 1 नंबर का मैं 10 मिनट में बना दूंगा, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप लोग डबल करके देख जाइएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा लगे तो उसको कम कर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। मैं तो पढ़ाऊँगा अपने हिसाब से, ठीक है ना, बहुत ही आराम से, बहुत ही समझा कर पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है देख जाइए क्या करना है। अच्छा घ नंबर है,
कौन सा है? घ। घ में कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। चलो मैं इतना तो समझ लेता हूँ, ठीक ना, इतना लिख कर समझा देता हूँ। क्या कहा है? एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, ABC की भुजा कितना है? 2A है, 2A है। फिर कहा है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर शीर्ष लंब बराबर क्वेश्चन मार्क, अपना समझना, ठीक ना, उससे हमें मतलब नहीं रखना, हमको यहाँ समझाना। मैं इसलिए क्वेश्चन लिखा हूँ कि इस वर्ड को समझा पाऊँ। सम मतलब क्या होता है? बराबर, और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। मतलब कि सम मतलब क्या हो जाएगा? बराबर, बाहु मतलब क्या हो जाएगा? भुजा। समबाहु त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज का मतलब क्या? त्रिभुज, त्रिभुज, भुज मतलब क्या हो जाएगा? भुजा, तो 3 भुजा। अब देखो ऐसा त्रिभुज जिसकी, त्रिभुज है 3 भुजाएं होंगी, ठीक है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। रचना कर लेते हैं, रचना मतलब बना लेते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं चित्र के साथ। ए हो गया है। अब इसका नाम देते ABC, और तीनों आपस में क्या है? बराबर है। आप इतना बात समझ गए यहाँ से। समबाहु का मतलब क्या हो जाएगा? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब कहा है कि ABC की भुजा कितना है? 2A है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो A भी कितना हो जाएगा? 2A, A भी हो जाएगा 2A, और A भी पूरा कितना हो जाएगा? 2A। इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि समबाहु है, अगर एक भुजा जो रहेगी वही सारी भुजाएं हो जाएंगी। आगे क्या कह रखा? शीर्ष लंब का प्रत्येक शीर्ष लंब। अगर देखिए यहाँ पर, अगर प्रत्येक भुजा बराबर है तो प्रत्येक शीर्ष लंब भी क्या हो जाएगा? बराबर। समबाहु का है ना, तो आसान है आपका। अब देखिए एक शीर्ष लंब मैं बना रहा हूँ जो आपको देखने में कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर इस कोण से ए वाली भुजा पर अगर हम सीधे ऐसे लाइन खींचे, क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। इस कोण से अगर मैं इस तरह से बना दूं तो ए भी क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। और शीर्ष लंब का मतलब यहाँ पर 90 अंश बनेगा। या तो मैं इस कोण से इस पर बना दूं, ए भी क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब, जो कि यहाँ पर कितना है? 90। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए इसको 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है। एक तरीका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले हम सही की बात कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद करना है, इसको हाईलाइट जरूर कर लेना। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। मैं लिख दे रहा हूं, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, क्या? शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बराबर रूट में 3/2A। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों, बस इतना अगर याद है तो ज़्यादा ज़्यादा 30 सेकंड में आंसर, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं। देखिएगा ए का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा। ए बराबर क्या हो जाएगा? भुजा। ए बराबर भुजा, इतना समझना। अब बताइए यहाँ पर √3/2 गुणा में भुजा, भुजा कितना दिया है? 2A, 2A, तो 2 से 2 तो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? √3A। √3 किस में है? रूट में है, मतलब कि अगर 3 की बात करें रूट में, और ए हो गया। अब यही क्या हो जाएगा? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ऑप्शन कौन समझ कर रहा है? ए रूट में 2 जो कि नहीं होगा, 2A रूट में 3 नहीं होगा, A रूट में 3 होगा, A रूट में 3। तो इसी को सही कर जाओ ना, पहले लिख लो A, फिर किसको लिख लो? रूट में 3। और यही इसका क्या होगा? फाइनली आंसर। ये फार्मूले से अगर ना मर्जी करे तो कैसे करोगे? देखिए अगर पाइथागोरस थ्योरम पता हो, एक भुजा कितना है? 2A है। अच्छा लंब, शीर्ष लंब का मतलब यहाँ पर 90 अंश बन रहा है, ध्यान देना। और मान लेते, देखो गलत तरीका मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि अगर आपका दिमाग ना काम करे तब क्या करेंगे? यहाँ पर 90 अंश बना, ये पूरी रेखा कितना है? 2A है। 2A का मतलब क्या? A प्लस A। हम इसको भी क्या मान लेंगे? A, और इसको भी क्या मान लेंगे? A। अब क्या हो गया? लंब आधार कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, तब भी क्या हो जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन एक तरीका हमने बार बार करके गलत हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष लंब का है ना कि मध्यिका का है। जो हम A और A कर रहे हैं, अगर मध्यिका कहता तब A करते, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? शीर्ष लंब, तो ए करना थोड़ा सा गलत हो जाए, लेकिन आंसर तब भी आने वाला है। क्योंकि ऐसा मतलब देखिए अगर शीर्ष लंब आ रहा है इसको 2 भागों में बांटेगा ही बांटेगा, ठीक है ना, लेकिन हम लोग फार्मूले से लगाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाँ अंगा नंबर है, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद ये फार्मूला आप लोग हाईलाइट करके लिखेंगे क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। आपको ऑब्जेक्टिव लग रहा है ना, किसी पर टिक्का लगा के निकल जाएगा, लेकिन सॉल्व करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको समझो, ये लेट कर पढ़ोगे तो नहीं आएगा। एक बारी नहीं 1000 बारी वीडियो देखो नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए इसको साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो। अगला प्रश्न देख जाते हैं क्या कह रखा है। अंगा नंबर पढ़िए आप लोग, समझिए, क्योंकि अगले सेट में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ ही प्रश्न नए देखने के लिए मिलेंगे, बाकी सेम टू सेम मिलने वाला है। क्या कह रखा है अंगा नंबर?
1 से 10 तक की। अब यहाँ पर देखना जो तक की लिखा उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। कहाँ से कैसे प्रश्न बनाएगा आपको लैंग्वेज समझना, मैं ज़्यादा लैंग्वेज ही समझाऊंगा, टाइम जाने दो जितना जा रहा है, लेकिन हाँ एक बार अगर आप लोग देख जाओगे तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा है कि 1 से 10 तक की, कौन सा है, अंगा नंबर क्वेश्चन। हम पहला भी सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, पहले का अंगा। यहाँ पर क्या है, 1 से हिंदी लिखना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे लैंग्वेज समझाना है तो समझाना है और आपको समझना भी है। तक की हाँ धनात्मक सम संख्याओं का क्या है, संख्याओं का समांतर माध्य बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे आप लोग समझ जाइए, ठीक ना, हमको सिर्फ यहाँ तक समझाना है। देखिएगा यहाँ लिखा तक की। अब ये आप लोग भले ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, यहाँ से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, अगर थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। देखिएगा है समांतर माध्य पूछा, उसका चक्कर छोड़ जाइए, ठीक है ना। अभी उसकी बात नहीं करें, पहले इसकी बात कर लेते हैं। एक आया धनात्मक सम संख्या, इसकी भी बात करेंगे। देखिएगा सबको हम डिफाइन करें, एक एक पार्ट को अलग करके बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर जो 1 से 10 तक की, अच्छा 10 तक की कहा है। अगर मैं ऐसा कह देता कि देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं है, हम कहते 1 से 10 तक के बीच, 10 तक के बीच, अगर बीच कह रखा है तो 1 और 10 को छोड़ देना है। अगर तक की कहा है मतलब हमको 10 तक लेना ही लेना है, तो 1 से 10 तक की संख्याओं को लेना ही लेना किसी भी हाल में। लेकिन अगर यही कह देता कि 1 से 10 के बीच धनात्मक सब संख्या है, तब क्या हो जाता, गलत हो जाता। बात को समझना, ये दोनों को अंतर समझिएगा, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम है जो 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन है वहाँ पर भी ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया है, इसलिए मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। एक है धनात्मक सम संख्या। होता क्या है कि अगर आप लोग इस तरह से, या तो इसको हटा ही दीजिए, चलो 1 मिनट रुकिएगा, इसको भी समझा देते हैं अभी, लेकिन कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि वर्डों को अगर तोड़ के नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे। ये मान लेते क्या होगा, 0, क्या होगा 0। अगर इस साइड भी, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एक्स डैश। अगर इस साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि +1 +2 +3 इधर जाकर अनंत तक, और इधर आओगे तो -1 -2 -3, इधर जाओगे तो माइनस में चल जाओगे। अब कहा क्या है, धनात्मक, तो हमको इधर जाना है पहला नंबर। और सम संख्या, अब सम किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो, विभाजित हो। 2 से विभाजित ना हो बल्कि पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित का मतलब तो कुछ, तो जैसे हमने क्या कहा, अगर 2 से हम 3 में भाग लगाएं, विभाजित हो रहा है लेकिन पॉइंट में आ रहा है। अब पूर्णतः का मतलब क्या, पॉइंट ना हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, सम क्या कह रखा है, सम, तो सम संख्या का मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। मैंने सभी को डिफाइन किया। अब आते हैं सॉल्व पर। देखिएगा आप लोग वीडियो को बढ़ा घटा कर देखिएगा, जैसे आपको समझ में आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 से 10 तक, अच्छा मैं नंबर को ही लिख लेता, चलो जब समझाएं रहे तो बढ़िया समझ ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा कहा 10 तक की हमें सबको लेना है, लेकिन इसमें से एक कंडीशन लगा दिया है कि सम संख्या, और सम संख्या का मतलब जो 2 से कटे। तो यहाँ से किसको निकालना है, 2 को, फिर किसको निकालना है, 4 को, फिर किसको निकालना है, 6 को, फिर किसको निकालना है, 8 को, फिर किसको निकालना है, 10 को। सम को ले लिए और सबको छोड़ दिए, एक इसको हम लोग अलग कर लिए। अब क्या कहा, समांतर माध्य। अब आते हैं माध्य पर। तो माध्य का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 2 तरीके से माध्य निकलते हैं। यहीं पर तरीका जानो, पूरा का पूरा यहीं डिफाइन करेंगे। भले ही ऑब्जेक्टिव नाम है लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव से ज़्यादा पढ़ा देंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, कहा है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य 2 तरीके से, अगर संख्याएं क्रम में दी हों, अगर संख्याएं क्रम में दी हों मतलब कि बीच का डिफरेंट क्या हो, सेम हो। जैसे 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, मतलब एक क्रम से संख्याएं दी रही। अगर संख्याएं क्रम से दी है तो बीच वाली संख्या ही क्या हो जाएगी, उसकी समांतर माध्य। आंसर लगा दो इसे, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, लेकिन सब्जेक्टिव लिए क्या करो, आगे देखो। हो गया आपका समांतर माध्य कितना हो गया, 6। लेकिन यहाँ माध्य कहे या तो हमने कहा था इसी का नाम क्या और रख दोगे, औसत, क्योंकि श्रृंखला बना के दे रहा है, औसत दे रहा है, क्वेश्चन पूछा है। अगर औसत कहे या तो माध्य कहे, दोनों का फार्मूला सेम रहने वाला है। अगर माध्य सारणी में दिया तो उसके लिए अलग से मैं फार्मूला बताया हूँ कि सिग्मा fx बटे में सिग्मा f x बराबर, ठीक है। लेकिन इस तरह दिया तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अगर संख्याएं क्रम में दी है तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, माध्य हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि अगर यहीं पर इसका आंसर हो गया, अब आप लोग समझिए कितना हो गया, 6 हो गया। या तो सभी को जोड़ जाओ, या तो सभी को जोड़ जाओ और इसकी संख्या से भाग कर जाओ। हमने लिखवाया था कि माध्य बराबर, लो फार्मूले से भी करो उसके बाद, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। अब आप लोग बताइएगा, प्रेक्षणों को सबको जोड़ जाओ, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे में संख्या 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5। लगाओ भाग,
देखो 4 2 6, 4 2 6, 6 6 12 8 20 10 30, 30 में कितने से भागना 5, 5 6 30। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं। अगर लिखने के लिए आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो लगाइएगा, नहीं तो क्या करोगे डायरेक्ट। अगर क्रमबद्धता दी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर क्रमबद्धता से दी गई है तो बीच वाली संख्या क्या लगा दोगे, माध्य। अब मान लेते आप लोग कह सकते हो अभी हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ जाओ। अगर यहीं पर 2 4 6 8 10 12, अब कहोगे यहाँ पर बीच वाली संख्या कहाँ से होगी, क्योंकि अगर देखिएगा इधर से 2 निकाल दो, इधर से 2 निकाल दो, बीच में तो 2 संख्याएं बच रही। अब आप लोग ऐसे बताइए कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, हो गया बीच की संख्या। या तो अब तो 6 और 8 के बीच में कितना आएगा 7, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 7। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न को, इतना बहुत हो गया इसमें डिफाइन। चलो अगला देख जाते हैं। अगर बातें समझ में आ रही दोस्तों तो एक मेरी चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर बातें समझ में आ रही है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अगर आप भी थोड़ा बहुत कोशिश कर जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होगा। इस तरह से पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन दिमाग में सेट हो, ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए आए उसके बाद, तो ऐसा काम नहीं करना। आपको एग्जाम पीरियड में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है ना। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है, यहाँ से आप लोग कितने नंबर स्कोर करेंगे, 6 नंबर। इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेट सॉल्व करवा दे रहा हूँ। उसके बाद जो पेपर मतलब कि जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे ज़्यादा, उसको भी मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास एक बारी में लिया जाएगा। ठीक, तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं इसको हम लोग देख जाते हैं, किस स्ट्रेटजी के साथ हमको आगे बढ़ना है। अगला क्या है, चर। अगले सेट में भी मिला था, यहाँ भी मिल रहा है, का हर एक सेट में मिल रहा है। तो इसको याद कर जाते हैं ना। क्या पूछा है, कहा है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। शायद रिपीट हुआ है क्या क्वेश्चन। देखिए P और Q के बीच की दूरी कितना रखा है, 10 मात्रक है। तो y का मान देखो एकदम सिंपल है। यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट मान लेते क्या, P से मान लेते हैं कि क्या हो गया Q। इसके बीच की दूरी कितना दे रखा, 10 मात्रक। चलो ठीक है, ये हो गया। लेकिन P का जो निर्देशांक है दोस्तों कितना है, 2, -3, और Q का जो निर्देशांक है ये कितना दे रखा है, 10, y। अब इससे ज़्यादा हमको मतलब नहीं रखना। अच्छा, अगले का आंसर कितना हो जाएगा, 6। तीसरा वाला था, अगले का आंसर कितना, 6 वाला। यहाँ पर देख जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक, y का मान चाहिए। y का मान निकालते हैं यहाँ पर। अब ये बताइए बीच की दूरी सीधा सीधा क्या रखा, बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब बताओ बीच की दूरी का फार्मूला मैंने क्या बताया था, लिख जाओ फिर से। बिंदु PQ के बीच की दूरी। देखो दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक काम ये हो गया है। अब एक चीज़ ये बता जाइए कि अगर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला है, अगर इसको हम तनिक देर के लिए इसे इरेज कर दें, लोग इरेज कर दे रहे हैं। अब हम कहेंगे इसके बराबर अगर हम 10 मात्रक लिख लेंगे, हमें लग रहा है कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि बीच की दूरी का फार्मूला बराबर 10 मात्रक है। ये बीच की दूरी का फार्मूला है बराबर कितना मात्रक, 10 मात्रक। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, आंसर होगा। चलो x और y, पहला बिंदु है तो 1 1 दे जाओ, दूसरा बिंदु है तो 2 2, वैल्यू रखो। x2 कितना है, 10 माइनस x1 कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, -3। अब a माइनस और a माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। डायरेक्ट बना जाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस। चलिए यहाँ देख जाइए, a माइनस और a माइनस क्या बना लेगा, प्लस। और y1 की वैल्यू रखना, तो y1 की वैल्यू कितनी है, 3। साइन को ध्यान देना, बराबर 10। अब आपको रूट से प्रॉब्लम हो रही है, रूट से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लिख जाना कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो यहाँ पर यहाँ भी वर्ग कर लेंगे और यहाँ भी वर्ग कर लेंगे, पहला काम हो गया। अब यहाँ पर अगर वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर से, अब ए वर्गमूल क्या हो जाएगा, मतलब ए रूट हट जाएगा। यहाँ क्या बचा, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर। थोड़ा देखना, अब यहाँ पर y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 10 धामा 100, ये हो गया पहला काम यहाँ से। अब यहाँ पर देखिएगा 8 की स्क्वायर मतलब 8 टाइम 64 प्लस, यहाँ पर देखो y प्लस 3। अब y में तो 3 जुड़ेगा नहीं, अगर नहीं जुड़ेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। a जो वैल्यू है a और ये क्या है b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं 9। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फार्मूला क्या हो जाएगा, 2ab।
2ab। अच्छा बताइए, चलो लिखते ही हैं, इसको हम हटा रहे हैं, चलो एक स्टेप और बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए पर कितना है वाई गुणा में बी पर कितना है 3 बराबर कितना हो जाएगा 100। एक ये हो गया। अगला स्टेप क्या करेंगे देखिएगा, ऐसे नहीं, यहाँ कितना है 64 है प्लस वाई स्क्वायर है, लिख जाओ वाई स्क्वायर प्लस, देखिए इसको मैंने ही स्क्वायर किया था, मतलब 3 त्रिक का 9, ठीक गए ना, गलती कहाँ हो रही है, 3 दूना 6 वाई, इसको इधर कर लो माइनस 100 बराबर 0। ठीक है, हमने कहा सबसे बड़ी घात, सेम टू सेम प्रोसेस वही रहने है, वाई स्क्वायर प्लस में कितना है 6y। अब देखिए मैटर क्या करता है, यहाँ पर ए प्लस है और ए भी प्लस है, दोनों को जोड़ जाओ और माइनस वाले में से क्या करोगे घटा दोगे, मतलब कि 100 तो माइनस में है, अब इसको जोड़ो 9 1 10 3 13 के 3 हासिल लगा 1 6 1 7, अब 73 प्लस में हो रहा है और सबसे बड़ी वैल्यू किस में माइनस में, आंसर आएगा माइनस 100 में से 73 है, मतलब कि 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 में 7 गया जो, मतलब यहाँ पर माइनस क्या बचेगा 27। अब इसका फैक्टर करना है, आ कितना रहता है 36, जिसमें हम लोग 9 को नहीं घटाए थे। अब यहाँ पर देख जाइए, इसको लिखते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं फैक्टर, कितना है वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 27 बराबर 0। अब हमने क्या बोला, प्रोसेस वही रहने वाला है। अब देखिए यहाँ नंबर में मिस्टेक हो रहा है, बाकी प्रोसेस कहीं नहीं बदलेगा। 27 का नाम 27, 27 का नाम 27 का फैक्टर करो कि माइनस करने पर 6 आ जाए, तो 9 तिरिक 27, 9 में 3 जाएगा 6 डायरेक्ट बनेगा, अगर मिस्टेक नहीं तुरंत बन जाएगा 1 मिनट में। यहाँ देखिए पहला स्टेप अपने स्थान पे, लास्ट वाला अपने स्थान पर, ए हो गया। अब इसको हटाते हैं, और एक चीज़ घटा कर लाना है, जितनी बात समझाया तो वही होने वाला है, यहाँ पर घटा कर कितना लाना है 6। अब आप लोग ये बताइए 9 में से अगर 3 जाएगा 6 बचेगा, लेकिन प्लस में 6 आना चाहिए, बड़े नंबर को क्या करेंगे प्लस दे जाएंगे और छोटे नंबर को माइनस, क्योंकि घटाने में 2 साइन, एक प्लस तो एक माइनस, अगर ए माइनस होता तो हम इसको प्लस देते, तो माइनस कितना है 3y, बस हो गया। दोनों में कॉमन क्या मिला y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y, क्योंकि 2y है 1y कट गया, प्लस में अगर y से y कटा क्या बचा 9 माइनस, अब अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y बचना चाहिए, तो यहाँ किसको हटाओगे 3 को, तो माइनस माइनस कटा 3 से 3 y है, माइनस माइनस प्लस 3 9 27 बराबर 0। अब बताइए दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y प्लस 9 बराबर 0 एक बेरी बना लो, मतलब कि एक ब्रैकेट में दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर y माइनस 3 जो कॉमन लिए हो बराबर क्या 0, देखिए y बराबर 9 इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस, और y इधर माइनस में उधर जाकर क्या बना लेगा प्लस, तो y की वैल्यू एक जगह कितना रखेंगे माइनस 9, एक जगह कितना रखेंगे 3। आंसर देख जाओ कौन सा मैच कर रहा है, माइनस। देखिएगा अब आप लोग अगर क्वेश्चन सही करें, बस ऑप्शन पे थोड़ा सा समझ के टिक्का करेंगे, क्योंकि ऑप्शन लगभग लगभग मैच कर रहा है। देखिएगा -3 है 9 है, तो -3 नहीं आएगा, जो 3 है वो प्लस में आएगा। अगला क्या है -9 3, माइनस में 9 है और 3 है, यही ऑप्शन सही हो। उसके बाद 9 भी है 3 भी है, देखिए तीनों बेरी मिल रहा है, बस प्लस माइनस वाला मैटर है। उसके बाद -9 है 2 है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है यहाँ पर, सेकंड नंबर। कौन सा सही होगा सेकंड नंबर। अगला देख जाते हैं, टाइम देख लेते हैं एक बारी। चलो अभी एक टाइप का क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो अगला वाला अच्छा अगले में भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है, अगर देखा जाए अगले में भी एक नंबर का ही, लेकिन वहाँ पर सब्जेक्टिव है, तो लिखने का तरीका देखिएगा। अब ये देख जाइए ऑब्जेक्टिव, पहले इसको सब्जेक्टिव में पूछा जाता था, अगर आप लोग पिछला पेपर उठाकर देखेंगे सब्जेक्टिव का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना तो आपको सॉल्व तो उतना ही करना पड़ेगा। अगली बेरी जो लड़के थे वो इसी में फंसे थे, ऑब्जेक्टिव के नाम पर उनसे सॉल्व बहुत ज़्यादा करवा लिया था, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, बिना सॉल्व किए टिक्का लगाने की जरूरत नहीं है। वो आपको लग रहा है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो टाइम टेकन क्वेश्चन कुछ दे ही देता है। चलिए अगला देख जाते हैं। वहाँ पर जो दे रखा कहा है कि कौन सा प्रश्न है, अच्छा सभी खंड कीजिए, जो भी होगा एक नंबर का है, तो हम लोग उसको इसी हिसाब से क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट और देखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद अगले वीडियो में जो भी प्रश्न बचेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। हमने कहा था पहले कि एक सेट को सॉल्व करने में कम से कम 3 से 4 पार्ट बनेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ाने की थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगी, कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो 4 पार्ट में बनाएंगे। तो आप लोग किसी तरीके जो जैसे पीरियड चल रहा है आप लोग देखिए एग्जाम भर में काफ़ी ज़्यादा हम लोग कवर कर लेंगे मैथ की अगर बात करें तो। हाँ दूसरा जो है, दूसरा क्या कह रखा है, कहा है कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन, मतलब इसका क्या है, और इसमें कई है 1 2 3 4 प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे, लेकिन 1 मिनट इनको डाल लेते उसके बाद ही। टाइम वाला इशू फिर से हो गया दोस्तों, रुक जाइएगा 1 मिनट। डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा समय चला जा रहा है, जितना कि नहीं जाना चाहिए। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा,
उसमें मूल बराबर कहाँ है। अगर मूल बराबर का तुरंत मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि इसके पहले मैं पूरा का पूरा समय दे चुका हूँ ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर देखिएगा मूल बराबर, इसका मतलब क्या, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी, 0। अगर मूल बराबर करे तुरंत डी की वैल्यू 0। अब ए बी सी कहाँ से आएगा, यहाँ देखिएगा, कहा द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण कितना है 3x² माइनस 12x प्लस में 2m है, ठीक है, बराबर कितना है 0। हमने क्या बोला कि यहाँ पर अब मैं किससे तुलना करना वो सब हम नहीं लिखने वाले हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना होगा, लेकिन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखना a बराबर x² का गुणांक, b बराबर x के अलावा जो भी दिखाई दे, और c बराबर जो भी दिखाई दे सब उसके अलावा 2m, ये हो गया है। के मूल बराबर है मतलब d की वैल्यू 0, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा b² माइनस 4ac बराबर d। अब यहाँ पर b कितना है, -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a कितना है 3 है, गुणा में c कितना है 2m, और बराबर d की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि मूल क्या है, बराबर है। m का मान पूछा है, चलो 12 पर हम में 144, अगर 12 का 2 बारी गुणा हो रहा है तो माइनस का माइनस का हो जाएगा प्लस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक माइनस तो आंसर माइनस में, चढ़ती है 12 दूना 24 m बराबर 0। नंबर को एक तरफ, अल्फाबेट को एक तरफ, अब यहाँ टाइम देने की जरूरत नहीं है। 2m बराबर, इसको प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 144, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर गुणा में है तो उधर जाकर भाग, m की वैल्यू निकल गई 44 में, अगर 24 से भाग आ रहा है तो आंसर हो जाएगा। देखो m बराबर 12 से, 12 दूना 24, 12 पर हम में 44, 2 6 12, m की वैल्यू कितनी हो गई 6। या तो डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, अगर जिसका मैथ थोड़ा सा वीक है तो क्या करेगा, 144 में 24 से भाग लगा लेगा, कितना आएगा 6 बेरी जाएगा, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने कहा ना सेम टू सेम क्वेश्चन मैच कर रहा है। इसका ग नंबर, ऑब्जेक्टिव का ग नंबर और यहाँ से क नंबर दोनों मैच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ख नंबर, ख का क्या रखा है, अच्छा cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। देखो ये भी एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ट्रिक भी बताया इसका कि जहाँ पर दो कोणों का जोड़ कितना हो 90 अंश, वहाँ पर कितना मानोगे 1, अगर गुणा में हो बटे में हो तब, नहीं तो क्या कर लोगे 0। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ख नंबर क्वेश्चन, इसको हम बढ़िया से सेपरेट वीडियो बनाए हैं जो प्रश्नावली का प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 67 माइनस, अच्छा अंश अपना देखना आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी, साइन स्क्वायर 23 अंश, ठीक है, का मान निकालो, का मान निकालो। चलो आगे समझना। एक चीज़ और सुनिएगा, अब आया तो देख ही जाते हैं, जब दो कोणों का जोड़ कितना हो 90 अंश, उसमें से एक को बदलते हैं, किसी को भी बदलो, मैं इसी को बदल दे रहा हूँ। देखिएगा कॉस है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23, मतलब कि 90 में से कितना घटाए कि 67 बचे, जो दिया रहेगा, क्योंकि दोनों जोड़ 7 3 10 6 2 8 9, माइनस अगर एक बदल गया तो अगले बदलने की जरूरत है नहीं है, साइन स्क्वायर 23। कॉस किस में बदलेगा, साइन में, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक किस में, सेक में। तो कॉस है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब क्या, और माइनस यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 23 अंश। अब दोनों का मान क्या है, सेम है, दोनों का मान अगर सेम है क्या कर जाओगे, ये दोनों कट कर कितना बना लेंगे 0। अरे यहाँ भी जो आएगा 23 अंश का मान वही यहाँ भी आएगा, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा यहाँ पर हमने क्या बोला कि अब तुरंत लॉजिक समझिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव है तो तुरंत ऐसे आंसर करिएगा। यहाँ पर दोनों का जोड़ कितना हुआ 90, अगर माइनस में है तो 0 कर जाना बिना देखे, अगर ये बटे में रहेगा 1 कर देना, गुणा में रहेगा तो 1 कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या रखा है, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, और कौन सा त्रिभुज है, समकोण, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जो है, एक मिनट, चलो, अगर एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दे रखा है और फिर ऊंचाई दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा आधार की सॉरी आधार की लंबाई, ये आधार हो गया है, कितना दे रखा है 14 सेमी दे रखा है, और ऊंचाई कितना दे रखा है आपका 7 सेमी, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लो ताकि लगना भी चाहिए, ये हो गया है, ठीक, ये हो गया है। अच्छा ऊंचाई 7 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बताइए, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, अगर रियल में देखा जाए तो ऊंचाई कहाँ है, अगर ऊंचाई कहाँ है तो हम लोग अपने समझेंगे, इसका कुछ भी नाम दे जाओ, P Q
आर। अगर ऊंचाई कहा तो हम ऊंचाई को ऐसे मानेंगे स्ट्रेट वाली ऊंचाई। अगर देखो जैसे हम लोग संग पढ़ेंगे वहाँ पर एक तिर्यक ऊंचाई की साफ साफ कहेगा, लेकिन अगर जैसे ऊंचाई कहेगा अगर मैं इस पर इस तरह से बनाऊंगा तो ये ऊंचाई है, सीधा सीधा लंब पड़ा है, और लंब का मतलब कितना 90 अंश, 90 अंश सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्या बनाएंगे सेंटीमीटर। अगर समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा तो क्या लिखेंगे, अब इसको हाईलाइट करिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार गुणा में यहाँ पे गुणा लगा देना ऊंचाई, क्या ऊंचाई, इसको हाईलाइट कर लेना, आएगा बहुत बेरी आएगा, तो यहाँ पर 1/2 आधार, ये क्या हो जाएगा आधार, कितना है 14, ऊंचाई कितना है 7 है, 2 सत्ते 14, तो 7 सता 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो उसमें क्या बना देंगे स्क्वायर। अगर 3 डायमेंशन होता आयतन पूछता तो क्या लगा देते क्यूब। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन अभी सही बन रखा है, जो इसके पहले मैं डिफाइन किया हूँ उसी से रिलेटेड है। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब लाइट भी कटने वाली है, तो बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बनेगा अगले पार्ट में देखेंगे। एक कौन सा बनने वाला है, घ नंबर, कौन सा बनेगा घ, दूसरे का घ। कहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात करूँ। 10 अभाज्य पूर्णांक, 10 अभाज्य पूर्णांक, चलो पूर्णांक को डिफाइन करेंगे अगले वीडियो में। अभी जान दो क्या पूछा है कि माध्यिका, की माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करो। चलो ठीक है, हमको ये सबसे मतलब नहीं रखना, हमको सिर्फ इतने से मतलब रखना है। अच्छा 10 तक क्या कहा है, 10 अभाज्य, हाँ ठीक है 10 अभाज्य पूर्णांक। यहाँ पर जो है 10 अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य अभी जस्ट डिफाइन किया गया, ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से घटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर क्या लिखेंगे अभाज्य संख्या की बात किया, अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, पहला 2, फिर कितना 3, फिर कितना 5, फिर कितना 4 को मत लिखना, 6 को मत लिखना, क्योंकि 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रहा है। चलो 5 के बाद कितना, 6 को छोड़ेंगे 7, 8 को छोड़ो, 9 को छोड़ो, 9 को बहुत लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे अभाज्य, लेकिन भूल कर भी मत बनाना है भाज्य है, क्योंकि 3 संख्याओं से कट रहा है, 1 3 9, इसको तो कभी मत लेना। अब इसके बाद क्या लेगा, 9 को छोड़ो, 10 को नहीं लेना, 11, फिर कितना 13, फिर कितना 14, 15 को छोड़ना, 16 को छोड़ना, कितना लेना है 17, फिर 18 को छोड़ना, कितना लेना 19, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद 20 को छोड़ना, 21 को छोड़ना है, 22 को छोड़ना है, 23 को लेना है, 23 के बाद 24 छोड़ना, 25 छोड़ना, 26 छोड़ना, 27 छोड़ना है, 28 छोड़ना, कितना लेना 29, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 अभाज्य पूर्णांक, 10 अभाज्य पूर्णांक हो गए हैं। कि माध्यिका ज्ञात करो। हमने माध्यिका के लिए क्या बताया दोस्तों, बीच वाली संख्या देख जाओ यहाँ पर, या तो 10 है, 4 इधर से हटा लो और 4 इधर से हटा लो, बीच हमको पता ही नहीं चल रहा कौन सा है, तो क्या करोगे दोनों को जोड़कर आधा, मतलब कि 11 + 13/2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, या तो इन दोनों के बीच में बताओ क्या आ रहा है, 11 13 के बीच में क्या आएगा 12, यहाँ भी तो वही आ रहा है, दोनों का जोड़ 24/2 कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों जो तीसरा चौथा क्वेश्चन बनना, तीसरा चौथा पांचवा कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सॉल्व करने के लिए, और आगे देखा जाए क्या होता है। लेकिन हाँ इतना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हैं और इसको आप लोग क्या करेंगे एक बारी दोबारा रिपीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।